स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। और आज हम कुछ विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ खुला रहता है? आंसुओं के अंदर कौन सा पदार्थ खुला रहता है? तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट, वो है आपका सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। तो हमारे जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, इसके अंदर हमारा जो आपके जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है सामान्य नमक, तो वो पाया जाता है। तो हमारा जो पहला आंसर होगा इसका, वो हो जाएगा आपका पहला, आंसुओं के अंदर आपका सामान्य नमक पाया जाता है। ठीक है। शुरुआत फिर चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है, ये किस प्रकार से? फेरिक ऑक्साइड से, आपके जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, इसके अलावा आपके फेरिक ऑक्साइड, फेरिक कार्बोनेट से और उपयोग सभी के कारण। तो लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो आपके फेरिक ऑक्साइड और जल योजित फेरिक ऑक्साइड से, सहारिक फेरिक ऑक्साइड और कार्बन से, उपयोग से भी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपयोग से सभी के कारण। ठीक है। फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज की थी। तो जो इंसुलिन की खोज की थी वो की थी बेंटिक ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रोस ने और हार्वे ने। तो इंसुलिन की खोज, नॉर्मली इंसुलिन पता ही है आपको, इंसुलिन जो एक प्रकार का हार्मोन होता है। और ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, जो हमारे रक्त के अंदर आपके शुगर के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो जिससे आपका मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन, आपका आंसर होगा ए, बेंटिक ने। फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो ये किस प्रकार, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपका ऊष्मा उपचार से। इसके अलावा आपका दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीजन और एंजाइमों के द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने को किसके द्वारा किया जाता है? बेसिकली हाइड्रोजनीकरण के थ्रू। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाला है हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु क्या होता है? जब कोई धातु दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक धातु, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है जस्ता, स्टील, सीसा और एल्यूमिनियम। तो देखिए, जस्ता एक नॉर्मल सिंगल सा मेटल है, सीसा भी सिंगल सा, एल्यूमिनियम भी सीसा। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा स्टील। स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है, जो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है। फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? देखिए, कौन सी ईंधन गैस नहीं, यानी कि फ्यूल गैस नहीं है? तो देखिए, मार्स गैस फ्यूल गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस फ्यूल गैस होती है, भाप अंगार गैस फ्यूल गैस होती है, लेकिन हास गैस जिसको हम लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2S। N2S यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो एक लाफिंग गैस कहलाती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा सी, यानी कि हास गैस। हास गैस यानी लाफिंग गैस जो होती है वो एक ईंधन गैस नहीं है। बाकी प्रोड्यूसर गैस, आपके भाप अंगार गैस और मार्स गैस, जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो होती है N2+। आपके जो इसके अंदर वाटर जो होता है, उसके अंदर आपका प्रोड्यूसर गैस जो होती है। फिर बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परवल तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तथा ऑक्सीजन में जलता है? देखिए, नॉर्मली जब फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस एक प्रकार का नॉन मेटल है, यानी कि फॉस्फोरस जो है वो एक प्रकार का नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। सोडियम एक धातु है, लोहा एक धातु है। गंधक की बात करें, जिसको हम सल्फर भी बोलते हैं, तो अब इसमें देखा जाए तो सोडियम जो है
सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। सोडियम और पोटेशियम की बात करें, यानी कि सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी K, ये बहुत ही ज़्यादा विक्रियाशील होते हैं, तीव्रता के साथ में विक्रिया करते हैं। अगर सोडियम को खुला छोड़ दे तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और आसानी से शीघ्रता से जलना शुरू कर देगा। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर होगा वो होगा आपका सोडियम। सोडियम जो है ऑक्सीजन में जलता है। शुरुआत ठीक है। फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है फेदम। फेदम क्या है? एक प्रकार से फेदम क्या एक प्रकार की मछली है, क्या एक पौधा है, क्या एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप है? देखिए फेदम एक मेजरमेंट यानी कि एक माप है एक प्रकार का। तो इसका आंसर होगा आपका डी। फेदम एक आपका एक माप होता है। फिर अपने बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है रिक्टर। अब देखो रिक्टर पैमाने किसके मापने प्रयोग किया, तो देखो रिचर यहाँ पर लिखा हुआ है और रिचर की जगह नॉर्मली रिक्टर लिखा जाता है, कहीं रिएक्टर लिखा जाता है कि रिक्टर लिखा जाता है। तो रिक्टर पैमाना भूकंप को मापने, भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है, जो भूकंप की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता को मापने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गति और शरीर का ताप। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इसको मापने में हम रिक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट सवाल है डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है? देखो डायनामाइट के आविष्कारक है, डायनामाइट के आविष्कारक की खोज का जो श्रेय जाता है वो आपके ऑप्शन दे रहे हैं आइंस्टीन। देखो आइंस्टीन ने तो डायनामाइट के बारे में कुछ बताया, न्यूटन जिन्होंने बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, अल्फ्रेड नोबेल और मैडम क्यूरी। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि ऑप्शन सी। सी आंसर होगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के आविष्कार का क्रेडिट इनको अल्फ्रेड नोबेल को जाता है। फिर अपना अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1.5H2O, यानी कि 1/2, यानी कि CaSO4 हाफ H2O, यानी कि आपका जो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि CaSO4 1/2H2O इन मल्टीप्लाई इंटू आपके 1/2H2O, ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 टू 2H2O। तो यहाँ पर 2H2O आएगा जिप्सम के अंदर। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम। जिप्सम से प्राप्त किया जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर अपने बात करते हैं अपने अगले सवाल के साथ। अब हमारा अगला सवाल है चिकित्सा और युद्ध में उपयोग में ले जाने वाले किरणों व न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। तो चिकित्सा और युद्ध के अंदर उपयोग में के लिए किन किरणों को उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है? तो चिकित्सा और अनुसंधान के अंदर लेजर जो किरणें होती है, यानी कि ऑप्शन बी होता है लेजर किरणें, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रडार के अंदर किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? देखिए रडार के अंदर जो विद्युत तरंगे होती है, आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रडार के अंदर हम नॉर्मली जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो वेव होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आकाश के नीले होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए आकाश के नीले होने का जो मेन कारण है वो होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो जो होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से आपका आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है, यानी कि आपका सीधा सीधा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, यानी पिच क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है आपका ए, उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, और पहले कम और फिर अधिक सुनाई देगा। तो देखिए वो अगर तेज गति से आती हुई वाहन है, हॉर्न बजा रहा है, तो उस कंडीशन में उसका पिच होगा वो कैसा हो जाएगा आपका? अधिक सुनाई देगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी, अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 16 सवाल इसमें, 16 सवाल इसके अंदर नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 17वां। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। देखिए बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखो बर्फ का गलनांक कितना होता है? आपके जो बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है? 273 10 15 केल्विन होता है। केल्विन पता ही है आपको, ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। तो गलनांक क्या होता है?
जिस ताप पर ठोस से द्रव अवस्था में चेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, तो सीधा आंसर इसका हो जाएगा। अगर बर्फ आपका इसको प्रेशर रिलीज करोगे तो प्रेशर बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? देखिए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गर्मियों में जो ऊष्मा के क्या होते हैं, बुरे अवशोषक होते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ये, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? देखो, गलत कथन कौन सा है तो आपको जो इनकरेक्ट जो जो ऑप्शन है वो देखना है। तो देखो, लोहा पानी में डूब जाता है, ठीक है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ऑब्वियसली पारा जो होता है वो पानी पर तैरता है और पारे में लोहा तैरता है। तो देखिए, पारा पानी पर तैरता है, ये एक ऑप्शन गलत। देखो, पारा आपको पता है इसका जो प्रतीक क्या होता है, Hg, मरकरी बोलते हैं। और पारा होता है एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एक अपवाद के रूप में है, एक्सेप्शन से, एक्सेप्ट, क्योंकि ये एक प्रकार से पारा एक धातु है, लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और पारा पानी पर तैरता है, ये एक गलत कथन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर बात करते हैं अपने नंबर आपके 20वें सवाल की तरफ। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखो, संतरा को जो खट्टे पदार्थ होते हैं, पता ही है आपको, एसिड की वजह से, अम्ल की वजह से होते हैं। तो संतरा, नींबू वगैरह है, ये खट्टे पदार्थ हैं, जिसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, सी ऑप्शन। फिर अपना अगला सवाल, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि उन्हें सहायता, देखो, चमगादड़ रात्रि में भी देखने में मतलब उड़ सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो उनके थ्रू कुछ वेव्स स्त्रावित उत्सर्जित की जाती है, जिसके थ्रू जब वो इको साउंड यानी कि प्रतिध्वनि के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने मार्ग को पहचान सकते हैं और उड़ सकते हैं। तो वो कौन सी वेव होती है आपके? अल्ट्रासोनिक वेव होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव होती है, जिससे वो उन्हें उड़ने में क्या होती है, आसानी रहती है। अगला सवाल है हमारा 22वां सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? देखिए, एल्यूमिनियम जो होता है, मोनोनाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट या थोरियम। तो जो एल्यूमिनियम जो होता है वो आपके बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्लैक होल क्या होते हैं? तो ब्लैक होल इसमें ऑप्शन दे रखा, निहरिका होती है, उल्काएं होती है, सूर्य के धब्बे होते हैं, इनमें से कुछ। इसका देखो, इसमें कुछ भी ना उल्काएं होती है, ना निहारिका होती है, ना सूर्य के धब्बे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा अगला सवाल है, जल में स्थायी कठोरता का कारण। देखो, यहाँ पर दे रखा है कि जल में स्थायी कठोरता। वैसे देखिए, हमें पता है कि नॉर्मली मृदु जल होता है, कठोर जल होता है। कठोर जल के साथ में साबुन नॉर्मली झाग नहीं देता है, जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होते हैं वो झाग देने में सक्षम होते हैं। तो स्थायी कठोरता का मेनली कारण क्या होता है? आपसे ऑप्शन दे रखा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी वजह से जल में स्थायी कठोरता देखने को मिलती है। कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? देखो, कैलोरी जो मापन इकाई वो होती है, क्या होती है? ऊष्मा होती है कैलोरी की मापन इकाई। यानी कि यहाँ पर कैलोरी ऊष्मा की मापन इकाई तो बात की जाए तो फिर कैलोरी तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऊष्मा। अगला सवाल है हमारा, सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? देखो, ये वैसे प्रश्न प्रकाश इस ये बेसिकली किसकी बेस पर आधारित होता है? यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण नॉर्मली तो ये घटना देखने को मिलती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखने को मिलती है कि सूर्य उदय होने से पहले या सूर्यास्त के बाद भी वो लाल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन नॉर्मली देखा है, तो उस हिसाब से, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, विकिरण नहीं होगा, जलवाष्प नहीं होगा, धूल के कण नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रकीर्णन। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर बात करते हैं अगले सवाल, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। देखो, हमारे घरों के अंदर जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो कौन से क्रम में होते हैं? तो देखिए, हमारे घरों में जो ऑप्शन दे रखा है, ए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, हमारे घरों के अंदर जो होते हैं विद्युत संयंत्र वो समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल क्रम में जुड़े हुए होते हैं। अगला सवाल, लोहे में जंग लगना एक प्रकार की कैसी है विक्रिया है? तो सीधी सीधी पता ही है, लोहे पर जंग लगता है एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है। रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है, एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। अगला सवाल है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखो, हमारे जो घरों में जो भी बल्ब वगैरह होते हैं उसका जो फिलामेंट जो अंदर बल्ब के अंदर कांच का जो होता है, जिसके अंदर एक पतला सा वायर जो भी फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है बल्ब के अंदर, वो किसका बना होता है? तो वो कौन किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका टंगस्टन इसका आंसर।
फिर बात करते हैं मैं अपने आखिरी सवाल की, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? देखिए, केतली के अंदर पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? आपके चालन का, संवहन का, विकिरण का, संघनन का, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडेंसेशन। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका संवहन। संवहन है वो है आपका चालक में पानी का गर्म होने का कारण आपका संवहन होता है। तो ये थे हमारे आज के 30 सवाल। उम्मीद है कि आपको ये इससे बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं हम अपने एक और सवालों के साथ वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सुझावों को देते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।